हे गाइस, गुड मॉर्निंग। दिस इज योर एजुकेटर सुतन गुप्ता और आज हम लोग सी सेट की क्लास कर रहे हैं। आज का टॉपिक क्या होगा? देखिए, आज हम लोग एक टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं जो कि सारे ही एग्जाम्स में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस रखता है। अब मैंने बोला सारे एग्जाम्स, तो सारे एग्जाम्स का मतलब क्या है? सारे एग्जाम्स का मतलब सिर्फ यूपीएससी से नहीं है। यूपीएससी के जितने भी एग्जाम्स होते हैं उनसे भी है, स्टेट पीसीएस से भी है, सारे वनडे एग्जाम से भी है, चाहे वो एसएससी हो, बैंकिंग हो, या फिर इंश्योरेंस सेक्टर के एग्जाम्स हो, या आपके मैनेजमेंट लेवल पे एग्जाम्स होते हैं। सारे जगह इस टॉपिक की बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। एंड इस टॉपिक को हमने नाम दिया हुआ है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। इसको लेकर के ना बहुत सारे मिथ हैं। अच्छा, मैं आपसे एक बात पूछना चाहता हूँ, आप पहले ही क्लास में सीधे क्वेश्चन पे आना चाहते हो या फिर मैं एक एक करके स्टेप बाय स्टेप आगे चलूं, सो दैट किसी भी लेवल का रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके सामने आ जाए, आपको प्रॉब्लम ना हो। चॉइस इज योर्स। मेरे हिसाब से आपसे में से ज़्यादातर लोग इस बात पे एग्री करेंगे कि सर स्टेप बाय स्टेप चलते हैं। देखिए, इसमें मैं 2-3 क्लास लूंगा और ये मेरी गारंटी है कि सारी क्लासेस देखने के बाद रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आपके लिए कभी भी एक मजाक से ज़्यादा कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर आप उसे स्टेप बाय स्टेप सीखते हैं तो सबसे पहले तो कुछ फितूर की मैं बात कर लेता हूँ। मैंने फितूर ही नाम देता हूँ। फितूर क्या है, उसके बाद आगे आएंगे। फितूर क्या है? एक फितूर तो ये है, बहुत सारे ऐसे आप थंबनेल देखते होंगे, यूट्यूब पे वीडियोस देखते होंगे जहां कहते हैं सॉल्व आरसी इन 2 मिनट्स। कोई ये कहता है कोई 2 मिनट में सॉल्व कर लो, कोई कहता है कोई 30 सेकंड में ही सॉल्व कर लो, कोई बोलेगा इसको सॉल्व करने की कोई ट्रिक्स होती हैं। मतलब दुनिया जहां की बातें। देखिए सर, मैं एक बात बताऊंगा आपको, ऐसा कुछ भी नहीं होता। आप 2 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन नहीं सॉल्व कर सकते। हाँ, वो एक अलग बात है कि पैसेज के बाद आपका क्वेश्चन ही दिया गया हो या फिर पैसेज ही आपका 100 वर्ड या 100 वर्ड का हो, बट अगर मैं एक स्टैंडर्ड रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की बात करूंगा तो आप 2 मिनट में सॉल्व नहीं कर सकते, आपको पढ़ने में समय लग जाएगा। दूसरी बात, 30 सेकंड या जो भी बात कर ले, मैंने यहाँ पे मिनट लिख दिया है, तो यहाँ पे अगर 30 सेकंड की बात कर ली जाए तो 30 सेकंड में भी नहीं सॉल्व हो सकता। काफी सारी चीजें हैं, मैं आपको एक एक स्टेप पे लेकर के आऊंगा कैसे। या फिर जब ट्रिक की बात करी जाती है तो ट्रिक क्यों ये चीजें काम नहीं करती, एक एक स्टेप पे काम करते हैं। लेकिन उसके पहले मैं आपको ये समझाता हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है, ठीक है? और हर एक क्वेश्चन आपका लेता जाऊंगा। तो देखिए, आपके सामने एक पैसेज होगा, ठीक है? पैसेज, इस पैसेज के बेस पे आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है? और इन क्वेश्चंस को ही आपको आंसर करना होता है। अब बात आती है कि पैसेज का साइज क्या हो सकता है। हर बात को बहुत ध्यान से देखना, क्योंकि ये एग्जाम टू एग्जाम वैरी करता है। अगर मैं बात करता हूँ यूपीएससी लेवल पे, जो कि हमारा मेन कंसर्न है सी सेट पे, तो यूजुअली देखा जाता है कि एक जो पैसेज आएगा वो वहाँ पे आपका कुछ 125 to 200 वर्ड का आपके सामने एक पैसेज आ जाता है। इस पैसेज के बेस पे आपके सामने क्वेश्चन आ जाएंगे। यूजुअली एक क्वेश्चन देखा जाता है और ऐसे वो कुछ 7-8 क्वेश्चन भी दे देते हैं, वैरी कर सकता है। अगर मैं बैंकिंग लेवल पे बात करूं तो ये जो साइज है ये 1000 वर्ड टू 1200 वर्ड्स तक का देखा जा सकता है। मैं प्रीलिम्स और मेंस दोनों की बात कर रहा हूँ। यहाँ पे जो क्वेश्चंस है वो 5 to 10 हो सकते हैं, वेरी कर सकता है पेपर टू पेपर, बट यूजुअली आपके 10 क्वेश्चन होते हैं। इसके बाद अगर मैं एसएससी लेवल पे बात कर लूँ तो एसएससी पे आपके कुछ 300 वर्ड टू 500 वर्ड्स का आता है, और यहाँ पे फिक्स ही है कि प्रीलिम्स में 5 क्वेश्चन आएंगे। मेंस में भी जो नंबर ऑफ क्वेश्चन होते हैं वो 5 होते हैं, बट पैसेजेस बढ़ जाते हैं, ठीक है? इसी तरीके अगर मैनेजमेंट लेवल पे चले जाएंगे तो वहां पे भी किसी में 7 क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन, 5 क्वेश्चन, पैटर्न अलग अलग हो सकता है। अब मेरा एक छोटा सा सवाल आपसे, जो लोग कहते हैं कि 2 मिनट में रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करें, ऐसे बहुत सारे आपको वीडियोस मिलेंगे। आप मुझे एक बात बताइए, 1000 to 1200 वर्ड तक का अगर आपके सामने पैसेज आ जाए, क्या आप उसे पढ़ भी सकते हैं 2 मिनट में? पढ़ लिया तो क्या उसे समझ सकते हैं?
और समझ लिया तो क्या उसे सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी चीज तो एक प्रोसेस से जाएगी ना। तो इस बात को याद रखिएगा कि ये ऐसा नहीं होगा कि आप बस हवा बहाई बातें, आपको हर चीज से अवेयर होना पड़ता है। इसमें पॉइंट क्लियर? तो याद रखना पैसेज कुछ ऐसा आएगा, पैसेज के बेस पे क्वेश्चन होंगे, कोई ये कुछ साइज हो सकता है। ओके, अब बात करते हैं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को कुछ और नामों से भी जाना जाता है क्या? हाँ जी, कुछ और भी इसके नाम होते हैं, जैसे जैसे इसका नाम होता है आरसी, शॉर्ट में इसको आरसी बुलाते हैं। ओके, और क्या होता है? इसको अनसीन पैसेज के नाम से भी जाना जाता है। याद करो अपने स्कूल का टाइम, स्कूल में तो आपकी बुक से ही कोई पैसेज उठा के दे दिया जाता था और हम इस लाइन से इस लाइन, इस लाइन से इस लाइन उठा करके सॉल्व करते थे। तो इस तरीके से इनको कुछ नाम दिया जाता है, कुछ चीजें होती हैं। खैर, आप इसको लिखिए, फिर हम आगे की बात इसमें देखते हैं। प्लीज नोट इट डाउन, फिर एक एक करके मैं आगे की तरफ पढ़ता हूँ। चलिए, उम्मीद करता हूँ आपने लिख लिया होगा। अब हम लोग कुछ बातें देखते हैं। देखिए, जब बात आती है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की, मैंने आपको बता दिया पैसेज, और ये भी मैंने बताया कि इसमें ट्रिक भी काम नहीं करती। क्यों नहीं काम करती, कैसे नहीं काम करती, इसको भी डिस्कस करते हैं। एक छोटी सी बात आप सबसे पूछता हूँ, बहुत छोटी सी, और आप इसे रिलेट करने की कोशिश करिएगा। मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, ऑफकोर्स काफ़ी लोग इस वीडियो को देखेंगे। आप मुझे एक बात बताओ, क्या जैसा मैं समझा रहा हूँ वैसे का वैसा सबको एक बार में एक जैसा समझ आएगा? बताइए, आपको आंसर मिलेगा नहीं। चलिए, कहानी को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं। अब दूसरी बात ये है, मान लीजिए मैंने आपको एक ऐसे राइटिंग दी, मतलब एक पैसेज दिया और मैंने कहा लिख दो यार इस टॉपिक के बारे में, और मैंने दिया वुमन एम्पावरमेंट या कोरोना या व्हाटएवर। आप मुझे बताओ, आप में से कितने लोग होंगे जो पूरा का पूरा पैसेज एक जैसा लिखोगे? मान लो यहाँ पे 50 लोग बैठे हैं, ठीक है, क्या 50 के 50 सेम लिखेंगे? नहीं लिखेंगे ना। सर, यही चीज मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की कोई ट्रिक नहीं हो सकती, कुछ अप्रोच हो सकते हैं जो काम कर सकते हैं। देखिए, मैं पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, एनडीए पे मैंने भी पढ़ाया है आप लोगों को, ठीक है, तो मैं पॉसिबिलिटी पे बात कर रहा हूँ, इधर उधर की बातें नहीं कर रहा, बात को याद रखिएगा। तो अप्रोच सीखना है हमको। ओके, तो हमने ये सीख लिया रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन क्या होता है और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन का साइज कितना होता है, वेरियस एग्जाम में क्या क्या चीजें। अब बात आती है कि ये एग्जाम में पूछा क्यों जाता है। चलिए इस बात को डिस्कस करते हैं। देखिए सर, आपके पास आता है एक पैसेज, ये कहानी समझनी बहुत जरूरी है। आपके पास आता है एक पैसेज को आपको रीड करना होता है, ठीक है सर। रीड करने के बाद आपको पैसेज अंडरस्टैंड करना होता है, मतलब आपको इसकी अंडरस्टैंडिंग बनानी होती है कि एक्चुअली ये इंफॉर्मेशन कैसी कैरी कर रहा है, मैं कैसे समझ पा रहा हूँ। ओके, अंडरस्टैंड करने के बाद आपको इसको एनालाइज करना होगा। मैं कह सकता हूँ कि आपको इसको एनालिसिस करना होगा इसका। जब आप इसका एनालिसिस करेंगे तो सर दो चीजें होंगी। वो दो चीजें क्या होंगी? एक तो आपके काम की इंफॉर्मेशन होगी और दूसरे आपकी काम की इंफॉर्मेशन नहीं होगी। मतलब आपके लिए जो आपका इंफॉर्मेशन है, ठीक है, एनालिसिस करने का मतलब क्या, मैं लिख देता हूं सो दैट आप भूले ना, आप स्नैपशॉट ले लीजिएगा। एनालिसिस करने का मतलब है आपका इंफॉर्मेशन निकालना। इंफॉर्मेशन को एक और नाम से कह सकते हैं, वो है आपका डेटा, ठीक है। सो आप उसको एनालिसिस कर सकते हैं, आप इंफॉर्मेशन या डेटा निकाल सकते हैं। एनालिसिस करने के बाद जो आपके पास डेटा आएगा, इंफॉर्मेशन होगी, कुछ काम की होगी, कुछ बेकाम होगी। तो जो काम की होगी आप उसे बोलेंगे रिलेवेंट, और जो काम का नहीं होगा उसे क्या बोलेंगे? इररिलेवेंट, मतलब ये काम की नहीं है। अब इनके बेसिस पे ये जो भी चीज आपके पास आई, आप क्या करोगे भाई? आप इसको अप्लाई करोगे, और अप्लाई होने के बाद सीधी सी बात क्या आ जाएगी कि आपके पास रिजल्ट आ जाएगा। अब ये क्या बोला है पूरी, देखो सर बहुत ध्यान से समझना इस बात को। आपकी जॉब लगेगी, कोई इनकम टैक्स कमिश्नर बनेगा,
कोई आईएएस ऑफिसर बनेगा, आप में से कुछ एसएससी में भी जाएंगे, कुछ बैंकिंग में भी जाएंगे। पूछा क्यों जाता है? देखो सर, होता क्या है कि दे वांट टू जज यू ऑन वेरियस थिंग्स। फर्स्ट ऑफ ऑल, हाउ यू रीड समथिंग, okay, how efficient you are when you are reading something, are you able to have good understanding, okay. Next, are you able to analyze the data so that you are able to extract information which is relevant or irrelevant। तो बेसिकली वो आपको जज कर रहे हैं, आपकी एनालिटिकल स्किल को चेक कर रहे हैं, आपकी अंडरस्टैंडिंग देख रहे हैं। अब हर बच्चे से एक एक करके तो नहीं जाया जा सकता है क्या नहीं? तो क्या होता है, ये लोग आपको इन बेसिस पे जज करते हैं। ओके, इसको दूसरे तरीके से भी समझिए जो कि मैं समझता हूं। आपकी जॉब लगेगी, आप कहीं पे छापा मारने जाओगे, रेट लगाई आपने, ठीक है। अब एक बात बताओ, आपके पास इतना समय है कि आप एक एक पेज एक लाइन पढ़ो? नहीं। You have to be so fast and accurate so that you get the right information by having minimum time, isn't it? तो भैया आपको कम समय देना है, कम समय पे इंफॉर्मेशन निकालनी है, और कम समय पे निकालनी है, वही तो एग्जाम में भी होता है ना, पूरा दिन तो है नहीं हमारे पास। अब बात समझ आ गई? ये चीज समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। पैसेज होगा, रीड करना है, रीड करने से अंडरस्टैंडिंग बनानी है, अंडरस्टैंडिंग के साथ आपको फिर एनालिटिकल स्किल को यूज करना है, जहां पे आप इंफॉर्मेशन निकालोगे जो कि आपके काम की भी होगी, नाकाम की भी हो सकती है, जो फिर उसके लिए आपको क्या करना है, उसको अप्लाई करना है, और फिर उसके बाद आपको रिजल्ट निकालना है। ठीक है, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, उम्मीद करता हूं लिख लिया होगा। अब जब बात कॉम्प्रिहेंशन को सॉल्व करने की होती है, तो एग्जामिनर चाहता है कि आपके पास कुछ फंडामेंटल स्किल्स हो। क्या हो? फंडामेंटल स्किल्स हो। अब ये फंडामेंटल स्किल्स क्या है, समझिएगा। देखिए सर, फंडामेंटल स्किल्स की जब बात करी जाए, तो आपका जो ऑथर है वो ये चेक करना चाहता है कि आपके सामने जो पैसेज है, आप उसके वर्ड्स को किस तरीके से समझते हो। ठीक है, मैं आपको कीवर्ड्स में लिख रहा हूँ, हर चीज लिखूंगा तो समय ज्यादा वेस्ट होगा। तो आप उन वर्ड्स को किस तरीके से समझते हो, पहली बात। दूसरी, आप क्या उसको कॉन्टेक्चुअली समझ पा रहे हो, मतलब आपके पास क्या कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग है, ये दूसरी बात हो गई। कॉन्टेक्चुअल अंडरस्टैंडिंग का मतलब, इसका मतलब ऐसा है कि क्या आप छुपा हुआ मतलब निकाल पा रहे हैं किसी चीज से, क्योंकि ऐसा तो नहीं होगा ना, हर चीज आपके सामने परोस दी जाएगी। बात समझ आ गई? चलिए, तीसरी बात क्या है? तीसरी बात यह है कि क्या आप पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन समझ पा रहे हैं। क्या आप पैसेज का ऑर्गेनाइजेशन समझ पा रहे हैं? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब, देखो भाई, जब भी आपके सामने कोई इंफॉर्मेशन पुट करी जाती है, तो वो किसी पर्टिकुलर पैटर्न पे रखी जाती है। वो पर्टिकुलर पैटर्न कैसे हो सकता है? मान लो अगर मुझे किसी टॉपिक के बारे में लिखना है, सच मुझे कोरोना के बारे में लिखना है, सबसे ज्यादा हॉट टॉपिक है, ओके। सबसे पहले मैं क्या लिखूंगा? कोरोना क्या है। उसके बाद कोरोना का ओरिजिन कहाँ से हुआ, सबसे पहला केस कहाँ मिला, फिर कैसे कैसे दुनिया में फैला, कैसे नुकसान किया। अभी नुकसान के भी कुछ टाइप्स हो सकते हैं कि ह्यूमंस को कैसे नुकसान पहुंचाया, या फिर अगर मॉनेटरी टर्म पे कैसे नुकसान पहुंचाया। ऐसा ही एक ऑर्गेनाइजेशन होगा ना। ऐसा तो होगा नहीं पहले मरने वालों को बता दोगे, फिर उसके बाद बताओगे अच्छा कोरोना सुअर से हुआ था, फिर ये बता दोगे अच्छा भारत में आ गया। अभी तो चीजें नहीं चल सकती। बात समझ आई? तो आप ऑर्गेनाइजेशन को कैसे समझते हो, तो आपको पहली चीज तो वर्ड की अंडरस्टैंडिंग कैसी है, दूसरा आप उसके कॉन्टेक्स्ट को कैसे समझ रहे हो, दूसरा ऑर्गेनाइजेशन वो डेटा कैसा लिखा जा रहा है। इसके बाद बैनर, आप पैसेज के मैनर को कैसे समझ पा रहे हो। मैनर का मतलब क्या है, इसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। मतलब जो आपका ऑथर है ना, वो पैसेज में क्या क्या देने की कोशिश कर रहा है, सच है
क्या वो क्वेश्चन पुट कर रहा है? मतलब जिसने जो आर्टिकल लिखा, जो पैसेज दिया, क्या उसके थ्रू वो क्वेश्चन पुट कर रहा है? क्वेश्चन पुट करने का मतलब कमियां निकाल देना, आप इसको ऐसे भी कह सकते हो, ठीक है, कि क्या ऐसा हो सकता है, क्या ऐसा नहीं हो सकता। ओके, क्या वो प्रेस कर रहा है? समझ, क्या वो असर्शन पे है? बात समझ आई? तो बेसिकली मैनर क्या है, किस तरीके से वो अपनी बात को रख रहा है और किस तरीके से आप ले पा रहे हो। वो क्रिटिसाइज कर रहा है क्या, वो कंडेम कर रहा है क्या, वो तारीफ कर रहा है क्या, वो सिर्फ इंफॉर्मेशन दे रहा है क्या, आपको ये पैटर्न समझना पड़ता है। इस बार पॉइंट क्लियर? सो सर ये चीजें होती हैं जो आपको एक पैसेज को समझने में मदद करती हैं, ठीक है। इन कीवर्ड्स को लिखिए, फिर मैं आपको आगे की कहानी समझाता हूं कैसे कैसे पैसेज काम करते हैं। देखो एक एक चीज पे काम करूंगा, प्लीज नोट इट डाउन। चलिए, बात को आगे बढ़ाते हैं। देखिए, जब भी बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आ जाए, आप एक बेसिक बात समझ लीजिए। अगर आपको ये बात समझ में आ गई, आपके लिए चीजें आसान होती हैं। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल आपके सामने जैसे एक पैसेज दिया हुआ है, ठीक है। आपको पता है मैक्सिमम स्टूडेंट्स पैसेज सॉल्व क्यों नहीं कर पाते? उसका एक रीजन है। उसका रीजन ये है कि लोग ना सीधे सीधे इसको ट्रांसलेट करने की कोशिश करते हैं। क्या करते हैं? ट्रांसलेट। देखो भाई, पहली चीज तो आप ये दिमाग में बिठा लो बहुत ज्यादा अच्छे तरीके से कि आपका जो एग्जाम है ना, वो ट्रांसलेशन नहीं है। क्या? वो ट्रांसलेशन नहीं करा रहा, और जब आपसे ट्रांसलेशन नहीं करा रहा है तो आपको ट्रांसलेशन नहीं करना है। दूसरा, लोगों के दिमाग में पता नहीं ये फितूर कहाँ से बैठा हुआ है कि जब भी आपको पैसे सॉल्व करना होता है तो जो आपकी वोकैबुलरी है वो बहुत ही ज्यादा हैवी होनी चाहिए। मतलब 10-20 हजार वर्ड हो, बिना वोकैबुलरी के तो कुछ हो नहीं पाएगा। देखो यार, ये वेरी करता है। अगर आप कैट एग्जाम को कंसर्न करते हो तो डेफिनेटली आपको काफी ज्यादा वोकैबुलरी पे काम करना पड़ेगा, ठीक है, क्योंकि उसमें अलग से एक सेक्शन दिया जाता है। लेकिन अगर मैं बात कर लूँ यूपीएससी की, नहीं सर, बहुत ज्यादा हैवी वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती। आप रोज के 15-20 मिनट भी देंगे और आप इस तरीके से 2-3 महीने दे देंगे तो आपके पास ठीक ठाक वर्ड्स आ जाएंगे, जो कि सफिशिएंट है। इवन एसएससी लेवल पे भी आपके पास 3000 वर्ड्स तक है, 3500 वर्ड्स तक हैं, तो भी आप सीख जाएंगे। कुछ कहेंगे सर 3000 वर्ड्स कम समझते हो क्या, हमें ऐसे पागल समझ रहे हैं हम 3000 वर्ड्स कैसे कर लें? सर विश्वास मानिए, आप अगर किसी पैसेज को पढ़ते हैं, मैं कैट को थोड़ा सा किनारे करूंगा, कैट और जीमैट को थोड़ा सा, बहुत ज्यादा वो भी नहीं। आप एसएससी, बैंकिंग, इंश्योरेंस, स्टेट पीएससी, यूपीएससी, आप कोई भी पैसेज उठा लेना, मैं ओपन चैलेंज कर रहा हूँ यूट्यूब पे, आप किसी को भी दिखा देना और आप खुद भी चेक करना जाके जो बात मैं कहने वाला हूँ। सर आपको 70-80% वर्ड्स आते हैं उस पैसेज के, 70-80% वर्ड आते हैं, आप देख लेना जा करके। और अगर आपको नहीं आते हैं तो सर आपको 6-7-8 वापस से जाके पढ़ना चाहिए। क्योंकि अब मैं आप मान के चल रहा हूँ आप ग्रेजुएट हो गए, अब 11-12 वाला बच्चे की बात नहीं कर सकता, मैं ग्रेजुएट मान के बात कर रहा हूँ कि आप ग्रेजुएट हो गए। संभव ही नहीं है कि आपको, मतलब अगर मैंने 3000 वर्ड्स बोले हैं तो 1200-1500 वर्ड्स ना आते हो, 100% आते होंगे। अब यार एचएमआर तो पता है ना, ऑन एट तो पता है, डोर पता है, फ्लोर पता है, स्कीम पता है, ये बहुत कॉमन वर्ड्स होते हैं। आप पैसेज को पढ़िए, तो आप डर के बैठे, एक बार एनालिसिस करो उस चीज को, आप देखेंगे आपको 70-80% वर्ड्स आते हैं। सिर्फ परेशान करने वाले जो वर्ड है आपने उनको हुआ बना करके रखा है। इतना सर में नहीं चढ़ाना किसी को, बात समझ में आ गई? तो वो कैब चाहिए होती है, बहुत ज्यादा नहीं चाहिए होती। तो मैं अपनी बात को नकार नहीं रहा हूं, ना आपकी बात को नकार रहा हूं। ओके, तो फिर करना क्या होता है भाई? देखो, आपके सामने जो पैसेज है ना, आप सबसे पहले उसका से मेन आइडिया लेने की कोशिश करिए। क्या करिए? मेन आइडिया। ये मेन आइडिया क्या बोला है? देखो भाई, मेन आइडिया का मतलब है
कि आपके सामने जो पैसेज आया है वो उसका टॉपिक क्या है, किस बारे में बात कर रहा है। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि वो कुछ भी दे देगा, आपसे कुछ भी पूछ लेगा, कुछ भी कह देगा। संभव है? बोलो, संभव है? नहीं है ना। तो आपको मेन आइडिया लेना है सिर्फ क्या बात कर रहा है, और ये पता चल जाता है पैसेज को अगर एक बार ही पढ़ लोगे तो ये आइडिया लग जाएगा वो क्या बात कर रहा है। ओके, नेक्स्ट है, जैसे ही आपको मेन आइडिया पता चलता है, मेन आइडिया के बाद आपको किसी बात का ध्यान देना, आपको ध्यान देना है इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन। क्या? इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन को ध्यान देना है। अभी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन क्या है भाई? देखो, जैसे मान लो मुझे भारत के बारे में कुछ लिखना है, एक आर्टिकल आया, इट्स अबाउट इंडिया, मेन आइडिया हो जाएगा इसका इंडिया। मान लो इंडिया के कल्चर के बारे में बात कर रहे हो तो मेन आइडिया उसका कल्चर हो सकता है। वो इंडिया की इकोनॉमी में बात कर रहा है तो इंडिया का मेन उसका जीडीपी हो सकता है, वेरी कर सकता है मेन आइडिया। अब मान लो उसने कल्चर की बात करी तो कल्चर में क्या हुआ, खाना कैसा है, कपड़े कैसे पहनते हैं लोग, लैंग्वेज कैसे यूज करते हैं, मंदिर कैसे है, मस्जिद कैसे, लोग पूजा कैसे करते हैं, घर कैसे बने हुए हैं, रोड्स कैसी हैं, कैसे लोग फेस्टिवल सेलिब्रेट करते हैं, यही तो बात करेगा ना। और मैं फिर से कह रहा हूँ, तो आपने 6, 7, 8, 9, 10 अच्छे से ना पढ़ा हो तो मैं नहीं कह सकता, लेकिन अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, मैं इतनी मेच्योरिटी पे बात कहता हूँ आपको, आप उस पैसेज को 2 बार पढ़िए। लेकिन ये तुरंत नहीं होगा कि मतलब तुम अभी पैसेज उठाओ और तुम समझ जाओ, नहीं, आप पैसेज को 2 बार पढ़ो, ठीक है। एक लेवल में बात करूँ कि अपने 10-20 पैसेज पहले पढ़ के रखे हो, बहुत ज्यादा भी नहीं। आप नोटिस करिएगा आपको 30-40% पैसेज तो समझ में आ जाएगा, और पहले दिन में तो सब सीखा भी नहीं जा सकता, 30-40% आ जाएगा। आप सिर्फ इतना काम कर लो, मेन आइडिया ले लो और इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना सीख लो। जैसे ही आप इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करते हैं सर, विश्वास मानिए, अब वापस से आकर के क्वेश्चंस में देखिएगा, आपके 60% 70% क्वेश्चन आपके सामने होंगे जो आपने देखे भी नहीं थे, आपके आइडिया में होंगे। अब बात आती है क्या यूपीएससी में, मैं अभी बात सिर्फ यूपीएससी की नहीं कर रहा हूँ, मैं मान कर रहा हूँ सबसे छोटे लेवल पे, लेकिन हाँ जोड़ कहानी पूरी रहा हूँ कि ऐसे सबको करना होगा। काम करना, सबसे छोटा एग्जाम इंडिया में कौन सा होता है जिसमें इंग्लिश आती है? एसएससी एमटीएस, ठीक है। आप एसएससी एमटीएस का पेपर उठा लेना भाई, एसएससी एमटीएस सबसे नीचे ग्रुप डी की जॉब होती है, आप ग्रुप ए पे जा रहे हो। अब आप उस पैसेज को उठाना और पढ़ना, और पढ़ने के बाद आप देखना इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करके, क्वेश्चन मत देखना, सिर्फ और सिर्फ आप पैसेज की इंफॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट करना, जो जो आपको समझ आए। आप देख लीजिएगा 5 में से 3 क्वेश्चन आपको समझ में आ जाएंगे कि आपने पैसेज में देखे थे, और थोड़ी थोड़ी प्रैक्टिस कर लोगे ना तो चीजें बढ़ जाएंगी। देखो ज्ञान दे रहा हूँ, हाँ पता है कि लोगों को लग रहा हो भाषणबाजी करो, बोर्ड पे ज्यादा नहीं लिख रहा, लेकिन बात को बहुत सीरियसली लो। मैंने ये सिखा के ना लोगों को ग्रामर नहीं आती, लोगों ने एग्जाम क्रैक कर दी एसबीआई जैसे बहुत सारे, ठीक है। जो बता रहा हूँ बहुत ध्यान से समझना। तो पैसे वाली बात समझ आ गई? चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर मैं एक बार रिकॉल करा देता हूँ क्या क्या पढ़ा है। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं। कुछ और चीजें हैं जो आपको करनी चाहिए, ये मैं नोट करके लिख रहा हूं, और ये आपको रोज करना है। क्या करना है आपको? रोज करना है। अब रोज कैसे करना है इस बात को भी देखो भाई। देखिए सर, जब बात करी नोट की, तो आप सबसे पहले तो डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग न्यू कॉन्सेप्ट्स। क्या क्या करना है? न्यू कॉन्सेप्ट्स को पढ़ने की हैबिट डेवलप करनी है। अब बात आती है ये क्या वाला सिखा दी, चलो समझाता हूँ। देखो जैसे ही बात आती है न्यू कॉन्सेप्ट्स की, तो आपको पता है कि यूपीएससी, तो आप उसे न्यूज़पेपर तो पढ़ना ही पढ़ना होता है। तो अगर न्यूज़पेपर आता है ना, तो सेम पैटर्न की न्यूज मत पढ़ो, आप नई नई कॉन्सेप्ट पढ़ो। जैसे जब भी रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आता है, मैं लिख रहा हूं रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आएगा, तो उसके कुछ टॉपिक्स होंगे। इसको दूसरे वर्ड्स में बोल दूं तो इनके कुछ डायमेंशंस होते हैं। ओके, जब इनके कुछ डायमेंशंस होंगे
तो ये डायमेंशन कहीं से तो आते होंगे। तो देखिए सर, ये जो बनता है ना पैटर्न, कुछ ये ऐसे बनेगा, मतलब ये आपका इकोनॉमी बेस्ड हो सकता है। ओके, क्या हो सकता है? इकोनॉमी बेस्ड हो सकता है, आपका बैंकिंग से रिलेटेड हो सकता है, इंश्योरेंस रिलेटेड, साइंस एंड टेक, ज्योग्राफी, पॉलिटी, हिस्ट्री, ये सब आपका सिलेबस में आता है, सब आपको पढ़ना भी होता है। तो भैया आपको ना न्यू कॉन्सेप्ट पढ़ने की आदत डालनी चाहिए, मतलब आप नया नया कुछ पढ़ते रहो, देखो दिमाग खुलता है। मैं आपको खुद से बताता हूँ, जब मैंने इतना पढ़ा था तो मुझे लगता था मुझे इतना आता है, और जब मैंने इतना पढ़ा तो मुझे लगता है मुझे इतना सा आता है। दिमाग खुलता है ना। तो जितना ज्यादा आप वैरायटी ऑफ कंटेंट पढ़ोगे सर, आपके पास उतने ज्यादा डायमेंशंस बनेंगे, जितने ज्यादा आपके पास डायमेंशंस बनेंगे आपके लिए पैसे अंडरस्टैंड करना इजी होता है। मैं इसको थोड़ा और एक्सप्लेन करता हूँ। मान लीजिए एक इंजीनियर है, ओके, अब उसके सामने आप इकोनॉमी बेस्ड पैसेज रख दो तो उसकी हालत खराब हो जाएगी उसको समझने में। लेकिन वही एक बीएमए करने वाला है, उसको इन सब में कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन उसके सामने साइंस एंड टेक रख दो, वो रो देगा। होता है ना। इसलिए वैरायटी ऑफ कॉन्सेप्ट पढ़ने की कोशिश करिए। नेक्स्ट स्टेप, वोकैबुलरी। कुछ कहोगे, अभी तो थोड़ी देर पहले ज्ञान दे रहे थे, वोकैबुलरी नहीं चाहिए होती। देखो थोड़ी देर पहले बताया था इसलिए ज्यादा नहीं बताऊंगा। वोकैबुलरी, देखो वोकैबुलरी को एक्सपेंड करो। अब वोकैबुलरी किस लेवल पे एक्सपेंड करो ये भी समझो। सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, idioms, phrasal verbs, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, मैंने शॉर्ट में लिख दिया OWS। देखिए सर, याद रखिएगा, फिर से बोल रहा हूँ, वो कैब को एक्सपेंड करना है। जब भी कोई वर्ड सीखिए उसका सिनोनिम जानिए। देखो ये चीज मेरे लिए काम करती है, हो सकता है आप लोगों के लिए काम ना करे। तो भाई देखो होता क्या है कि मैं एंटोनिम्स कभी नहीं याद करता। मतलब मैंने अगर इंग्लिश सीखी भी थी तो मुझे चीज एहसास हो चुका था कि मेरे नजरिए में ये मेरे लिए एंटोनिम काम नहीं कर रहे। मतलब मैं वो कोई वर्ड पढ़ता हूँ, वर्ड पढ़ के मैं उसके सिनोनिम को पढ़ता हूँ, सिनोनिम को पढ़ने के बाद मैं उसका एंटोनिम उठा लेता हूँ, तो मेरा दिमाग इतना खुला ही नहीं है। देखो कुछ लोगों का खुला हो सकता है, आप में से कुछ लोग हो सकते हो शेक्सपियर, बट सब तो नहीं है। तो आप क्या करिए, आप सिर्फ एक लेवल में अपनी वोकैबुलरी को एक्सपेंड करिए सिनोनिम्स में। आप देखेंगे जैसे जैसे आपकी वोकैबुलरी एक्सपेंड करेगी आपके लिए एंटोनिम्स को समझना मुश्किल नहीं होगा। एक समय आ जाएगा आपको खुद एहसास हो जाएगा मुझे एंटोनिम्स देख लेने चाहिए, हो जाएगा। लेकिन कम से कम स्टार्टिंग में 1-2 महीने तो नहीं पढ़ने चाहिए, आप सिर्फ और सिर्फ सिनोनिम्स पे ही काम करिए। ईडियम्स, यार इसमें कुछ याद करने वाला ऐसा कुछ होता नहीं है, तो आप ईडियम्स को लेकर के क्या करो, थोड़ा बहुत पढ़ते रहो, बस यही बोलूंगा। और फ्रेजल वर्ब, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, फिर से बोल रहा हूँ, रीडिंग करो शिद्दत से। जो वर्ड पढ़े, मान लो तुम 15 मिनट वोकैबुलरी को देते हो, 15 ही मिनट दो, इससे ज्यादा मत दो, ठीक है। बस बार बार पढ़ते जाओ, कंसिस्टेंट रहो। एक समय आपके बाद आप देखना कि आपको आपने वर्ड याद नहीं किए थे लेकिन आपका एग्जाम में काम हो जाएगा, क्योंकि आप एकेडमिक्स में नहीं बैठ रहे ना, आप पीसीएस जे पे नहीं बैठ रहे ना, जहां पे आपके पेपर में साफ साफ बोलता है इसको ट्रांसलेट करो, और आपकी जॉब भी ट्रांसलेटर की नहीं है, तो घबराने की जरूरत भी नहीं है। आप वर्ड्स पढ़ते जाइए, याद हो रहे हैं ठीक, लेकिन रीडिंग कंटिन्यू रखिए। एक समय आएगा सर आपके पास बहुत अच्छी वोकैबुलरी होगी। बाकी भी जब मैं वोकैब सेशन लूंगा तो और डिटेल में बताऊंगा कि वोकैबुलरी कैसे कैसे अच्छी करी जाती है। लेकिन जो हमारा एग्जाम है उस कंसर्न में मैं आपको चीजें समझा रहा हूँ। जो दूसरे एग्जाम्स वाले हैं उनके लिए बस इतना सा कहूंगा कि यूपीएससी वाले 15 मिनट देते हैं, आप आधे घंटे दो, लेकिन लिखो। अब यूपीएससी में इतना समय होता नहीं, तो डाउनलोड कर लेना इंटरनेट से, मिल जाएगी, नहीं तो कोई बुक ले लेना उससे पढ़ लेना, ठीक है। चलिए, तो यही बात हो गई हमारी, जहाँ पे हमने न्यू कॉन्सेप्ट्स की बात कर ली, वो कैप पे बात कर ली। प्लीज टेक योर टाइम, इसे लिखिए 30 सेकंड में, फिर मैं जल्दी से दूसरी चीज बताता हूँ, प्लीज।
चलिए नेक्स्ट, एक और बात है, देखो ये बीमारी काफ़ी सारे स्टूडेंट्स में पाई जाती है जो लोग खुद बना लेते हैं। वो ये कि लोगों को लगता है कि मुझे थोड़ी बहुत इंग्लिश आती है उससे मेरा काम हो जाएगा। नहीं सर, ऐसे नहीं होगा। आपको क्या करना है, देखो पॉलिटी हिस्ट्री ज्योग्राफी तो पढ़ ही रहे हो ना, तो थोड़ा सा बस काम कर लो, लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस, डेवलप अ हैबिट ऑफ रीडिंग लॉन्ग एंड कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस। आप ऐसे सेंटेंसेस पढ़ने की हैबिट डालिए, ये भी आपको काफ़ी मदद करेगा। देखो आप जितना ज़्यादा चीज़ों को मेहनत कराओगे, चीज़ों पर मेहनत करोगे, उतनी ज़्यादा चीज़ें आपके लिए आसान होती है। तो इस बात को थोड़ा सा याद रखिएगा। थोड़ी कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने की आदत डालिए। देखो यार तुम्हें हिंदी भी उतनी अच्छी नहीं आती है, अगर तुम ये मतलब एक्सक्यूज़ दे रहे हो ना कि मैं कैसे पढ़ लूँ, मैं तो हिंदी मीडियम बनाऊँ, तो आप हिंदी में पढ़िए ना, हिंदी में भी तो आता है पैसेज, आप हिंदी का भी पैसे सॉल्व कर सकते हैं। लेकिन आपको हिंदी भी अच्छी आने के लिए मैं तब वही बोलूंगा कि आपके पास बड़े और कॉम्प्लेक्स सेंटेंसेस पढ़ने की क्षमता होनी चाहिए। अगर आप कीवर्ड्स उठाते हैं, आप मेंस लेवल पे प्रिपरेशन करिए और आप कीवर्ड्स उठाइए, आप देखिए आपका दिमाग खराब हो जाएगा नए स्टूडेंट्स का, अगर उसने कभी सही से पढ़ाई नहीं करी। क्योंकि हिंदी भी ईजी होती नहीं है, लोगों को ये लगता है क्योंकि 11th 12th में उनके 80-85 मार्क्स आगे होते हैं। सबसे बकवास बात है, मैं विद्या मंदिर का पढ़ा हूँ और हमारे टीचर होते थे रामराज जी, ठीक है, अब तो रिटायर हो चुके हैं। उन्होंने एक बात बोली थी, मुझे आज भी याद है। उन्होंने बोला कि अगर हिंदी की कॉपी तुम लोगों की सही से चेक हो जाए ना, सॉरी फॉर द इंटरप्शन, तो मैं ये कह रहा था कि हमारे टीचर थे रामराज जी, उन्होंने एक बात बताई कि अगर आपकी हिंदी की कॉपी सही से चेक हो जाए ना, तो आप पास नहीं होंगे। ये बात सही भी है। जैसे जैसे हम लोग बड़े हुए, उस समय तो ये बात नहीं लगती थी कि अच्छा ये ऐसा होता है, मजाक में कह रहे होंगे। लेकिन जैसे जैसे बड़े हुए, ग्रेजुएशन हुआ, पोस्ट ग्रेजुएशन हुआ, फिर 5 साल से टीचिंग कर रहा हूँ, एक चीज़ एहसास हुई कि बात सही थी। जैसे जैसे ग्रो किया, कंटेंट पढ़ा, हिंदी ज़्यादा मुश्किल है। ओके, इसलिए सही से पढ़ना है आपको, घबराना नहीं है। नेक्स्ट स्टेप में आते हैं। नेक्स्ट स्टेप है आपका रीडिंग को इम्प्रूव कैसे करें। देखो ये बहुत ही बढ़िया चीज़ है, रीडिंग कैसे इम्प्रूव करें। और आज वीडियो का सबसे बढ़िया पार्ट शुरू होने वाला है। अभी सबसे बढ़िया पार्ट क्या है, ये आपके लिए मज़ेदार होने वाला है। देखिए सर, जब भी बात आती है कि रीडिंग कैसे करें, तो आपको बहुत सारी चीज़ें लोगों ने बताई होंगी कि इंग्लिश अच्छी करनी है, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़िए। क्या ये सही है? मैं आपको हर एक चीज धीरे धीरे करके एक्सप्लेन करूंगा, ध्यान से समझने की कोशिश करना। देखो भाई, अच्छा पहली चीज तो मैं ये कह देना चाहता हूँ, देखो बीच में वीडियो इंटरप्ट हो रहा है, उसका रीजन है कि देखो कोरोना चल रहा है, मैं अपना मोबाइल थोड़ा बंद नहीं कर सकता। रीजन, लोगों को जरूरत है, एक सिस्टम के साथ जुड़ के हम लोग काम कर रहे हैं, आप भी मदद करिए। तो थोड़ी सी परेशानी के लिए माफी चाहूंगा आपसे, आई होप आप समझेंगे। ओके, सो न्यूज़पेपर की बात है, तो देखो यार न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लोग ऐसा कहते हैं, मैं भी ऐसा कहता हूँ न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए, लेकिन मैं ये नहीं मानता कि इंग्लिश अच्छी करने के लिए न्यूज़पेपर पढ़ना चाहिए। आपसे बहुत सारे लोगों ने आज तक ये बात बोली होगी कि भैया इंग्लिश अच्छी करनी है, अच्छा न्यूज़पेपर पढ़ा करो, न्यूज़पेपर पढ़ोगे इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। मैं आपको एक बात बताऊँ, न्यूज़पेपर पढ़ने की पहली शर्त है कि आपकी इंग्लिश अच्छी हो। सोचो यार, आप अभी 12th में हो, ग्रेजुएशन चल रहा है या फाइनल ईयर में हो, पूरी पढ़ाई आपने हिंदी मीडियम से करी है, आप गांव से निकले हो, सरकारी स्कूल में पढ़े हो, कभी इंग्लिश अच्छे से पढ़ी नहीं, और आपको एक रिसर्च का या फिर एक हाईली क्वालिफाइड बंदे का आर्टिकल लिखा हुआ समझ में आ जाएगा? पॉसिबल है ये? देखो मैं बड़ा ये रियलिस्टिक बंदा हूँ, बहुत आइडियोलॉजी की बात नहीं करता, सोच के देखो संभव है? नहीं है ना, बस इसलिए न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो फिर क्या किया जाए? देखो अगर आपको इंग्लिश अच्छी करनी है और आपकी इंग्लिश बहुत ज़्यादा वीक है, मतलब ABCD भी हिला डुला है, तो आप कुछ नहीं, आप बस बच्चों की कहानियाँ पढ़िए, स्टोरीज पढ़िए, चंपक चाचा चौधरी पढ़िए, धीरे धीरे इंटरेस्ट डेवलप होगा। दूसरी बात, कुछ भी पढ़िए इंग्लिश में, न्यूज़पेपर पढ़ने की जरूरत नहीं। आप ब्रेकअप के बारे में पढ़िए, आप पैचअप के बारे में पढ़िए, आप शादी के बारे में पढ़िए, किसके कितने बच्चे हो गए पढ़िए, फैशन के बारे में, फूड के बारे में, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू लर्न, रीड, जस्ट गो एंड रीड। ओके, सो जस्ट डेवलप अ इंटरेस्ट ऑफ रीडिंग, और उसके लिए बच्चों की चीजों से शुरुआत कर सकते हैं। बट व्हेन यू आर यूपीएससी एस्पिरेंट, देन रीड एनसीईआरटी।
देखो यार तुम ग्रेजुएट हो तो मैं इतना मान के चलता हूँ कि क्लास 6 के लेवल की एनसीईआरटी समझी जा सकती, चलो नहीं हो सकता, 5th 4th 3rd यहाँ तो हो सकता है। इस बात को समझने की कोशिश करिएगा। आप एनसीईआरटी पढ़िए। मेरे हिसाब से एनसीईआरटी पढ़ने का बेनिफिट क्या होता है सर? बेनिफिट ये मिलेगा कि एक तो जीएस अच्छी हो जाएगी, पहली बार जीएस अच्छी हो जाएगी। इसके बाद क्या होगा सर? इसके बाद ये होगा कि आपको उनकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी होगी, धीरे धीरे आपकी इंग्लिश भी अच्छी हो जाएगी, रीडिंग अच्छी करोगे। अच्छा, कुछ चीजें नहीं करनी है। वो क्या नहीं करनी? नॉवेल नहीं पढ़ना, मैगजीन नहीं पढ़ना। आप में से काफी सारे लोगों को कहा जाता है कि नॉवेल पढ़ो, मैगजीन पढ़ो। देखो यार, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर कैट देन गो रीड नॉवेल, रीड मैगजीन, बट व्हेन यू आर इन यूपीएससी एस्पिरेंट नो नीड। व्हाई? ऑलरेडी इतना कंटेंट होता है पढ़ने का, आप अलग से समय निकालो नॉवेल पढ़ने के लिए, बुक पढ़ने के लिए, वेस्ट ऑफ टाइम। हाँ, कभी मन कर लिया ठीक है, बट एक हैबिट बना लेना मैं नहीं मानता सही है। मैगजीन्स, हाँ, योजना, कुरुक्षेत्र, करंट अफेयर की कोई मैगजीन हो डेफिनेटली आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अब ये सोचिए मैं फोर्ब्स पढ़ लूँ तो बेकार है, टाइम्स पढ़ लूँ बेकार है, कोई जरूरत नहीं सबको पढ़ने की, इंडिया टुडे वगैरह कोई भी जरूरत नहीं है, लीव इट। आगे आते हैं। अब एक शर्त है, ये बात भी आपने लोगों से सुनी होगी और आपको लोगों ने एडवाइस करी होगी। आपको तो पता ही ना हमारे आसपास कितने क्रांतिकारी लोग रहते हैं। तो आगे कहेंगे भाई इंग्लिश अच्छी करनी है ना, काम कर, मैगजीन पढ़ा कर। दूसरा कहेगा अबे सब कुछ नहीं पढ़ना होता है यार, थोड़ा बहुत पढ़ना होता है, हवा पाई पढ़, ऊपर ऊपर पढ़, स्किमिंग करनी होती है, उससे चीजें सही हो जाती हैं। देखो ये बातें उसके लिए अच्छी हैं जो ऑलरेडी अच्छा है, आपके लिए नहीं। अगर आप वीक हो, आपकी इंग्लिश में थोड़ा हाथ ढीला है, हाथ तंग है, तो भैया ये चीज आपके लिए काम नहीं करती। इसलिए मैंने इसको शर्त रखा और बॉक्स में रखा हुआ है, रीड फ्रॉम द फर्स्ट वर्ड टू द लास्ट वर्ड। मतलब आपको पहले वर्ड से लेकर लास्ट वर्ड तक पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। इससे के कई फायदे हैं। फायदा नंबर 1, पहला फायदा तो यह है कि जो आप पढ़ोगे बड़े ही फोकस होके पढ़ोगे। फायदा नंबर 2, आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होगी। फायदा नंबर 3, आपको पहला वाला चार्ट याद करो जब मैंने आपको पैसेज, रीडिंग, अंडरस्टैंडिंग, एनालिसिस से बात किया था। जब आप अच्छे से पढ़ोगे, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करोगे, तो आपकी एनालिटिकल स्किल अच्छी होगी, क्योंकि एनालिसिस करने के लिए ज्ञान भी तो अच्छा होना चाहिए ना। फिर उसके बाद एनालिसिस अच्छा होगा तो आप रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन निकाल पाओगे। और ये सिर्फ और सिर्फ आपको रीडिंग कॉम्पिटिशन सॉल्व करने में मदद नहीं करती, ये आपको मेंस लेवल पे सही क्वेश्चन बनाने में, पढ़ने में, लिखने में भी मदद करेगी, सही कंटेंट पढ़ने में मदद करेगी। सिर्फ इंग्लिश ही थोड़ा पढ़नी है, कंटेंट ही पढ़ो पूरा का पूरा इंग्लिश में। बात समझ में आ गई? तो इसलिए पूरा पढ़ो, ये नहीं कि एक छोड़ दिया दूसरा छोड़ दिया, एक एक वर्ड पढ़ो पैसेज का। जितनी अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी, आदत कई एक खास बात होती है कि आदत सिर्फ एक जगह मदद नहीं करती है, आदत कई जगह मदद कर सकती है। ठीक है, इसके अलावा रीड ऑनलाइन, और दूसरी ही बात यहीं से निकल के आती है, और ऑफलाइन। देखो यार बहुत ज्यादा फर्क तो नहीं है, लेकिन अगर आपका एग्जाम ऑनलाइन होता है, आप एसएससी बैंकिंग की प्रिपरेशन कर रहे हो, कैट की प्रिपरेशन कर रहे हो, तो आई मस्ट से यू शुड रीड ऑनलाइन ओनली, बिकॉज योर पेपर इज ऑनलाइन। बट व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी और स्टेट पीएससी, भाई सब कुछ ऑफलाइन हो रहा है, तो आप ऑफलाइन पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है पढ़ने की। ठीक है, तो यहाँ मैंने कुछ बातें करी हैं, हाउ टू इम्प्रूव रीडिंग, तो मैंने आपको तरीके बताया। न्यूज़पेपर नहीं पढ़ना है, अगर आप बिल्कुल बिगिनर हो, थोड़ा बहुत पढ़ चुके हो तो ठीक है। फिर उसके बाद आता है एनसीईआरटीज पढ़िए, बच्चों की किताबें पढ़िए, पोएट्रीज पढ़िए, वो चीज़ें ठीक है। फिर उसके बाद आप शर्त क्या है, एक एक वर्ड पढ़ना है, बीच में नहीं छोड़ना है, स्किमिंग नहीं करनी है। एक चीज और है, आपको बीच में दिखाई दे रही होगी, पेसर। ठीक है, अब ये पेसर क्या बोला है, तो देखो भैया, पेसर मतलब पेन। ठीक है, या देखो वैसे आपने देखा होगा पुरानी मूवीज में ऐसा आता था, लोग ऐसे हाथ में कुछ ले लेते थे और ऐसे पढ़ा करते थे ऐसे। ठीक है, तो सर जी होता क्या है कि पेसर का मतलब ऐसा एक डंडी टाइप होता है, स्टिक टाइप से होता है, आप चाहो तो खरीद सकते हो, कोई जरूरत नहीं। आपके पास पेन है, नहीं तो आपके पास उंगली है, नहीं तो आपके पास अंगूठा है। तो आप जब भी पढ़िए आप सही से पढ़िए। जैसे कि मान लो मैं देखो जहां जहां पे टिक करूंगा, दिख रहा है, वहां वहां पे आपको चीजें ही मतलब वहीं वहीं आपकी नजर जाएगी। बस यही चीज यहाँ पे काम करती है। बात समझ आ गई? तो बस ये चीजें थी आपकी रीडिंग इंप्रूव करने के लिए। काम के लिए जल्दी से लिखिए, फिर मैं आपको आगे की बातें समझाता हूँ कैसे करते हैं।
लिया? पक्का? चलो फिर हम लोग आगे आते हैं और हम बात करेंगे कुछ एडिशनल टिप्स के बारे में। ठीक है, अभी कुछ एडिशनल टिप्स क्या है इनको समझते हैं। देखो बहुत सारा ज्ञान तो मिल गया है ना, लेकिन अब कुछ चीजें होती हैं जो कि हमको अप्लाई करनी होती हैं, या मैं बोलूँ नहीं भी करनी होती हैं। चलो अब इनको भी देखते हैं। ये एडिशनल टिप्स क्या है समझते हैं इसको। देखिए बात, जब एडिशनल टिप्स की बात कर रहा हूँ यहाँ पे कहने का मतलब ये है नेवर गेट इमोशनल। इवन ये आपको अपने पूरी प्रिपरेशन पे भी रखना है। आपको इमोशनल नहीं होना है। आपके सामने कोई पैसेज रखा है, कोई इंफॉर्मेशन रखी है, तो आप एकदम एक्साइटेड मत हो जाइए और बहुत ही ज्यादा डिमोरलाइज मत हो जाइए। बिल्कुल न्यूट्रल होकर के चीजों को पढ़ना है। ओके, कोई इंफॉर्मेशन गलत भी दी गई है। कैसी इंफॉर्मेशन गलत दी जा सकती है? इंफॉर्मेशन देखो सर गलत ऐसे दी जा सकती है कि मान लो आपके सामने ये आ जाए कि भैया आज आसमान हरा था। कहोगे ये कब से होने लगा, आसमान हरा कब से हो गया? तो हो जाने, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि आपका जीएस का पेपर नहीं है, आपका पेपर इंग्लिश लैंग्वेज का है। और जब लैंग्वेज का पेपर है तो उसे लैंग्वेज ही रहने दो, उसमें दिमाग मत लगाओ। तो नेवर गेट इमोशनल, जो इन्फॉर्मेशन दी गई है वही सत्य है। दूसरा, ऑलवेज confine your knowledge to given पैसेज ओनली। ठीक है, तो आपके लिए जो पैसेज दिया गया है आपको बस उसी के बेसिस पे ही सॉल्व करना है। ओके, आपको ऐसे नहीं सॉल्व करना कि आप सोचो कि मैं यहाँ पे कुछ भी ऐड कर दूं, कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर दूं। नो, मैं इसको और लिख देता हूं, डू नॉट ऐड और सब्सट्रैक्ट। ओके, ना ही आपको कुछ ऐड करना है और ना ही आपको कुछ सब्सट्रैक्ट करना है। इज माय पॉइंट क्लियर? बिल्कुल सर, ये बात याद रखिएगा, ना तो कुछ ऐड करो और ना ही कुछ भी सब्सट्रैक्ट करो। इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, एडिशनल टिप्स में रखेंगे। काम करिए, इसको लिखिए, फिर मैं आगे की बातें आपको और ज्यादा समझाता हूँ प्लीज। चलिए आगे आते हैं। Do not apply your knowledge to it. The given questions are purely based on
पैसेज ओनली। ओके, सो आपको अपनी नॉलेज नहीं लगानी है, आपके सामने जो भी पैसेज दिए गए हैं उसमें आपको वो मतलब जो पूरे के पूरे पैसेज पे ही बेस्ड है। नॉलेज नहीं लगाने का मतलब क्या है, मान लो ऐसा होता है कि आपको पता है कि इंडिया लोन लेती रहती है, ठीक है, ऐसे में दिया है कि नहीं लिया आज तक, तो आप उसको करेक्ट करने मत बैठ जाइएगा, क्योंकि आपने करेक्ट करने बैठा अपना टाइम वेस्ट कर दोगे, और आपको पता है आपने जैसे ही टाइम वेस्ट किया तो उसको आपको कहीं और कंपनसेट करना होगा, तो इस तरीके से पेपर बिगड़ता है। तो अपनी जो नॉलेज है उसे अप्लाई ना करें। नेक्स्ट स्टेप, सॉल्व प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। ये बहुत जरूरी बात है कि आपको क्या करना है कि भैया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करिए। देखो एक और गुरु मंत्र आपको देता हूँ, जब आप कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम क्रैक करने के लिए, इस बात को अपने दिमाग में बिठा लो। काफ़ी साल हो गए तो इस एक्सपीरियंस के बेस पे चीज़ें बोलता हूँ, आपके लिए बहुत काम आएंगी। जब भी आपको कोई भी एग्जाम की तैयारी करनी हो, चाहे वो एसएससी हो, रेलवे हो, बैंक एसएससी, बैंक हो, एनडीए सीडीएस, कोई सा भी एग्जाम हो, आपको एक बात याद रखनी है। पहला स्टेप, आपको पूरा का पूरा सिलेबस याद हो। मतलब रात में 2 बजे भी कोई जगा लेना तो आप उसे पूरा पैसेज बता सको, पूरी की पूरी, मतलब बता दो कि ये आता है, साइंस में ये टॉपिक है, इतने सब्जेक्ट्स हैं, पॉलिटी में इतने आर्टिकल है। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ आर्टिकल के बारे में बताओ, लेकिन सिलेबस बताओ क्या क्या पढ़ना है, ज्योग्राफी में कौन कौन से चैप्टर्स हैं, ये पता होना चाहिए। फर्स्ट स्टेप। सेकेंड स्टेप, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस करके रखे हो। व्हेन इट कम्स टू यूपीएससी, एटलीस्ट 20 साल का, कम से कम 20 साल के क्वेश्चन पेपर का आपके पास एनालिसिस होना ही चाहिए, चाहे जो हो जाए। क्योंकि आपके पास जितना ज्यादा क्वेश्चन पेपर का एनालिसिस होगा सर, आपको उतना ज्यादा दिमाग में चीजें क्लियर होंगी कि क्वेश्चन का पैटर्न कैसे होता है, कैसे क्वेश्चंस आते हैं। ओके, सेकंड स्टेप हो गया। थर्ड स्टेप पे बात करते हैं। थर्ड स्टेप क्या है सर? थर्ड स्टेप ये है कि आपको पूरा सिलेबस कंप्लीट करना है। मैंने अक्सर देखा है लोगों को, स्पेशली अपने बांदा में तो बहुत ज्यादा देखा है कि लोग एक एक सब्जेक्ट की तैयारी करते हैं। कोई कहता है मुझे जीएस बस पढ़नी, कोई कहता है मुझे मैथ बस पढ़नी, कोई कहता है मुझे इंग्लिश पढ़नी है। सर ऐसे तैयारी नहीं होती है, आप बहुत ही गलत काम कर रहे हैं। तो कुछ 1500 कुछ पैसे बचाने के लिए बिल्कुल मत करिए, बिल्कुल भी मत करिए। आप पूरा सिलेबस डिटेल में पढ़िए, डिटेल में खत्म करिए, अच्छे से पढ़िए। थर्ड स्टेप के बाद आता है फोर्थ स्टेप, यहाँ पे आप मॉक टेस्ट लगाइए। मॉक टेस्ट के साथ साथ अपना रिवीजन करिए। मैं इस बात को लिखता हूं यहाँ पे, आप विश्वास मानिए आपकी तैयारी 6 महीने में उतनी अच्छी हो सकती है जितनी कोई 2 साल में, 1 साल में करता है। पहली चीज क्या करना है, आपके पास सिलेबस पूरा याद हो, पूरा लर्न योर सिलेबस। नेक्स्ट स्टेप, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन 20 ईयर्स, कितना, कम से कम 20 साल। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बाद कंप्लीट योर सिलेबस। इसके बाद मॉक टेस्ट, और मॉक टेस्ट के साथ क्या करना है आपको सर? मॉक टेस्ट के साथ आपको अपना रिवीजन रखना है। इन स्टेप्स पे जिसने भी काम किया उनका भला हो जाएगा। इट इज यूजुअली सीन इवन आफ्टर द प्रिपरेशन ऑफ 6 months और मे बी 1 year, पीपल डोंट नो दियर सिलेबस। उनको पता ही नहीं होता सिलेबस क्या है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर तो मैं कहता हूँ 95% स्टूडेंट करता ही नहीं है। और पूरा सिलेबस की बात कर ले, मैं अपने शहर की बात तो स्पेशली कह सकता हूँ जहाँ से मैं बिलोंग करता हूँ। पिछले कुछ समय से बांदा में हूँ, मैं ये चीज देख रहा हूँ कि एक एक सब्जेक्ट की तैयारी हो रही है। मैं जीएस बस पढ़ूंगा, जीएस में भी सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूंगा या पॉलिटी पढ़ूंगा, सब कुछ नहीं पढ़ना, साइंस पढ़ूंगा ही नहीं, वो यूट्यूब पे हो जाता है। अरे कुछ नहीं होता भाई, पूरा सिलेबस एक बार में कंप्लीट करना चाहिए। ये टुकड़े टुकड़े करने के चक्कर में 10 साल के हो जाते हो, चपरासी का एग्जाम नहीं निकलता है इनसे। फिर उसके बाद होता है मॉक टेस्ट। रेगुलर ये भी नहीं करते, ये स्पेशली मैंने बांदा में देखा है, पैसे बचाने के लिए लोग मॉक टेस्ट नहीं बताते। अरे भाई तुम कपड़े सस्ते पहन लो, ना खरीदो, वही फटी पुरानी शर्ट पहनो, लेकिन मॉक टेस्ट लगाओ और उसके बाद रिवीजन करो, अच्छे से रिवीजन करो। ये भी नहीं करते किताब को किताब खरीद लेते चले आएंगे, तो ये काम नहीं करना है।
खैर इनको लिखिए, फिर हम आगे की बातों को डिस्कस करते हैं प्लीज। कोई क्वेश्चन आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और देखिए बीच बीच में थोड़ा समय आपको इसलिए दे देता हूँ स्क्रीन से कि आप इतना पढ़ते जा रहे हो। यूजुअली ऑफलाइन में जाके 2 घंटे 3 घंटे का कंटेंट हो जाता है, तो जो मैं आपको देता जा रहा हूँ सो दैट आप आराम से लिख भी पाओ। ओके, चलिए अब हम देखते हैं टाइप्स ऑफ क्वेश्चन। काफी कुछ देखा है अभी तक, रीडिंग सीख ली, रीडिंग कैसे करनी है, पैसेज कैसे टाइप के होते हैं, साइज क्या होता है, ठीक है, काफी कुछ सीख लिया। मजा आ रही है सीखने में? चलो अब आगे आते हैं। टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस, ये क्या बोला है? देखो जब बात रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन की आती है ना, तो पैसेज एक जैसे तो लिखा नहीं जाता भाई। किसी पैसेज में आपके सामने कभी कभी जो पैसेज होता है वो आपके लिए इंफॉर्मेटिव हो सकता है। क्या हो सकता है? इंफॉर्मेटिव हो सकता है। ओके, कभी कभी उसी पैसेज में एग्जामिनर आपको क्रिटिसाइज कर सकता है या कंडेम कर सकता है। ठीक है सर, और क्या कर सकता है सर? वो आपका प्रोज एंड कॉन्स बता सकता है। प्रोज एंड कॉन्स का मतलब फायदे की चीज और नुकसान की चीज। अच्छा, और कुछ बता सकता है? क्यों नहीं बता सकता? हो सकता है कि जो आपका पैसेज है वो रेफरेंस बेस्ड हो, मतलब आपका छुपा हुआ मीनिंग आ रहा हो। छुपा हुआ मतलब कहने का ये है कि पैसेज में कुछ भी हो सकता है भाई। हो सकता है कि वो आपसे थीम पूछ ले, इसकी थीम क्या है। थीम को एक और नाम से जाना जाता है, मेन आइडिया। अच्छा, मेन आइडिया के अलावा कुछ और भी हो सकता है क्या? हाँ जी हो सकता है। आपके पास वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चंस भी आते हैं। अच्छा, वोकैबुलरी बेस्ड क्वेश्चन के अलावा भी कुछ हो सकता है क्या? बताइए, कुछ हो सकता है क्या? आपकी एनालिटिकल स्किल चेक करी जा सकती है। मतलब बहुत कुछ है, बहुत कुछ है। तो इस टाइप से क्वेश्चन बनते हैं। अब मैं इनको एक एक करके आपको समझाता हूँ, कैसा कैसा पैसेज आ सकता है, कैसे इंफॉर्मेशन आ सकती है, एक एक करके समझेंगे। आज कुछ होगा, कुछ अगली वीडियो में होगा। चलिए देखते हैं। आई होप आपने इसे लिख लिया होगा, नहीं लिखा तो आप पॉज करके स्नैपशॉट ले सकते हैं। सबसे पहले जो आपका बनता है फैक्ट्स, ये इसे बोले फैक्ट्स बेस्ड पैसेज। क्या? फैक्ट्स बेस्ड पैसेज। अब ये क्या बोला है, यहाँ पे क्या चीजें पूछी जा सकती हैं? देखिए सर, मैं फिर से इस बात को बोल रहा हूँ, आपको क्वेश्चन टाइप भी समझना होता है। जैसे फैक्ट बेस्ड में क्या होता है, मान लो हम अपने शहर की बात कर लेते हैं। ये बांदा है, क्या है? बांदा है। अब बांदा के चलो फैक्ट्स देखें क्या हो सकता है। सबसे पहले भैया ओरिजिन क्या है, ये फैक्ट हो सकता है। 5 से हो सकता है 1500 ईस्वी में बना हो, 1600 ईस्वी में बना हो।
ठीक है, इसकी पॉपुलेशन, स्टेट हो सकता है। चलिए यहाँ पे रिलीजन, कास्ट सिस्टम, कास्ट कैसा है आपका, इंपॉर्टेंट फेस्टिवल, पॉपुलेशन, सेक्स रेशियो, और कुछ, एजुकेशन, मोर्टेलिटी रेट, है ना, स्कूल, फेमस प्लेस। अब एक बात बताओ, ये सब जानने के लिए क्या मुझे बांदा के बारे में बहुत कुछ पढ़ना पड़ेगा? ये सब बांदा के फैक्ट्स नहीं है, यही फैक्ट्स होते हैं सर। फैक्ट्स में आप क्या पूछ सकते हो, आप किसी के वजह से बांदा अपने शहर के इंपॉर्टेंट फेस्टिवल क्या है? दशहरा, 5 दिन मनाया जाता है, इजंट इट? और हमारे यहाँ नवरात्रि बहुत अच्छे से मनाई जाती है। और कुछ ओरिजिन आपको पता है, ये जो हमारा बामदेव ऋषि के नाम पे पड़ा है। पॉपुलेशन होगी कुछ 10-12 लाख। स्टेट उत्तर प्रदेश में आता है, बुंदेलखंड रीजन में आता है। मैक्सिमम जो रिलीजन की बात करी जाए तो सबसे ज़्यादा हिंदू हैं, हिंदू के बाद मुस्लिम है, मुस्लिम के बाद जो आपको दिखेंगे वो आपको सिंधी और पंजाबी दिखेंगे, या फिर आप सिख बोल दीजिए। स्कूलिंग आपको पता है काफ़ी सारे अच्छे स्कूल्स हैं हमारे यहाँ। कास्ट की बात कर ली जाए तो सबसे ज़्यादा क्या है भाई, जो भी है, मैं कास्टिंग पे जाना नहीं चाहता, बनिया ठाकुर सब हैं। आपकी मॉर्टेलिटी रेट मतलब जो कितने लोग जिंदा रहते हैं पैदा होने के बाद। प्लेस, एजुकेशन कितनी है, लड़कियों को कितनी मिलती है, मतलब सिर्फ प्रॉपर बांधा नहीं, बांधा के अंदर जो जो आते हैं। सेक्स रेशियो क्या है, मतलब 1000 लड़कों में 1 लड़कियां कितनी है, पॉपुलेशन कितनी है, फेस्टिवल, मतलब ये सारी बातें आपकी फैक्ट बेस्ड में होती। ऐसे क्वेश्चन थोड़े मुश्किल होते हैं अब आना, आज से 4-5 साल पहले काफ़ी आते थे, ठीक है, तो अब थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हाँ फिर भी ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। खैर आप इसको लिखिए, फिर मैं आगे की बात समझाता हूँ जल्दी से। चलिए नेक्स्ट टाइप है आपका इन्फेरेंस बेस्ड। ये कोई ज्यादा मुश्किल होते हैं या नहीं होते हैं, मैं पूछ लेता हूं, देख लेते हैं। इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस, ये क्या है? देखो भाई, इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चन में क्या होता है, मान लो जैसे सैटर्न है, आपने सुना होगा, सैटर्न इज द सेकंड लार्जेस्ट प्लैनेट ऑफ आवर सोलर सिस्टम। देयर आर 9 प्लैनेट इन आवर सोलर सिस्टम, है ना? कुछ कहोगे 8 है, कुछ कहोगे 9 है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, हम लोग जीएस नहीं सीख रहे, हम लोग लैंग्वेज का पेपर सॉल्व कर रहे हैं। इन्फॉर्मेशन आपको ऐसे ही देकर के एग्जामिनर परेशान करता है, ठीक है। अब सैटर्न सेकंड लार्जेस्ट है, मैं लिख देता हूँ, भूल ना जाना। टोटल 9 प्लैनेट है। इसको ऐसा भी तो कहा जा सकता है, 7 planets are smaller than Saturn। और ये छोटा सा एग्जांपल है, मतलब जो इन्फेरेंस बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं, यहाँ पे क्या होता है कि छुपा हुआ मीनिंग निकालना होता है, कि आपके सामने बिल्कुल डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन नहीं दी गई, आपके सामने इन्फॉर्मेशन काफी सारी है और आपको छुपा हुआ मीनिंग निकालना है, मतलब उसमें कमियां निकालना। आप कहीं रेड मारने जाओगे तो सब कुछ एकदम सामने तो रखा नहीं रहता, छुपी हुई गलती निकालनी थी, लूपहोल्स को पकड़ना होता, उसी का तो फायदा लोग उठाते हैं। खैर, तो ये आज के लिए था, और आज हमने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को काफ़ी डिटेल में समझा। आई होप आपको चीज़ें काफ़ी समझ में आई होंगी। अभी कंप्लीट नहीं हुआ, अभी इसका एक सेशन और लूँगा जहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ बातें और बताऊँगा, कैसे क्वेश्चन टाइप होते हैं और फिर मैं सॉल्व भी कैसे करना होता है। और मैं आपको ये भी सिखाऊंगा कि एक पैसेज किस किस सीक्वेंस में चलता है, मतलब कैसे की स्टोरी लिखी जाती है। पसंद आया हो तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं। चलिए मिलते हैं।
हैव अ नाइस डे।